नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने जो है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में देखा था। और केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के अंतर्गत हम लोगों ने फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में भी क्या किया था, चर्चा किया था। और वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा एक संस्था और था, अंतर्राज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल। तो इंट्रा स्टेट काउंसिल के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद जैसे ही अंतर्राज्यीय परिषद समाप्त होगा उसके बाद हम लोग जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या जो है गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध का मतलब क्या है? अंतर्राज्यीय या इंट्रा स्टेट रिलेशन, अंतर्राज्यीय या इंट्रा स्टेट रिलेशन में अगर आप आएंगे तो यहाँ संबंध का मतलब यह है कि दो राज्यों के मध्य जो है रिलेशंस के बारे में बताया गया है। या दो राज्यों के मध्य जो है किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो वैसे डिस्प्यूट या विवाद के संदर्भ में जो है किस प्रकार का जो है वहाँ पे निपटारे के लिए कौन सी संस्था कार्य करेगी, तो उन संस्था और उन विवादों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 253। अगर अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आएंगे तो 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, कोई विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। बहुत बार पूछा गया है कि आपसे ऐसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को या अंतर्राष्ट्रीय करारों को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह विधि बनाने की शक्ति संसद को जो प्रदान की गई है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। अगर आप आएंगे, जैसे देखिए, चाहे तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट था। उसके अलावा बाउंड्री, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री जिग जैग थी, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, तो उस बाउंड्री को जो है सीधा करने के लिए भी जो संधि समझौते किए गए, वो सभी संधि समझौते जो है आर्टिकल 253 के अंतर्गत जो है क्या किए जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब भारत सरकार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता या करार करता है और उस करारों को अपने देश में लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो उस कानून को बनाने के लिए संसद के पास जो अधिकार प्रदान है वह आर्टिकल 253 के अंतर्गत या जो है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में अगर आप आएंगे तो 262 के तहत दो या दो से अधिक
राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित उपबंध। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो है अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित अगर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उसके निपटारे से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 262 में क्या किया गया है, बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में भी बहुत सारी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी विवाद दिखाई देता है। जैसे जमुना है, तो जमुना जो है आप देखे होंगे दिल्ली और यूपी के बीच भी विवाद रहता है। उसके अलावा जो है बहुत सारी नदियों का विवाद जो है आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो बेसिकली जो है वैसे विवाद, नदी जल बंटवारे के विवाद से संबंधित या ऐसे डिस्प्यूट को दूर करने के लिए जो उपबंध किया गया है वह अनुच्छेद 262 में क्या किया गया है, बताया गया है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद या इंट्रा स्टेट काउंसिल। इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद। तो इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंट्रा स्टेट काउंसिल के गठन की बात की गई है या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद या इंट्रा स्टेट काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक क्या है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई। इसकी स्थापना पहली बार कब हुआ, 1990 में। 1990 में जो है इसकी स्थापना पहली बार हुई। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो केंद्र और राज्य के मध्य, सेंटर और स्टेट के मध्य क्या करना, समन्वय स्थापित करना या कोऑपरेशन स्थापित करना। अगर इसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत संरचना में, तो इसके संरचना में अगर आप आएंगे तो इसके संरचना में PM प्लस
पीएम के द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट मंत्री सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा शेष केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये सभी लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना में भाग लेते हैं। उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। सामान्यतः अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक वर्ष में 3 बार होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसकी संरचना में पीएम के द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा संघ शासित प्रदेशों के जो है प्रशासक, ये सभी लोग इसके बैठकों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सामान्यतः अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक वर्ष में 3 बार होता है। उसके अलावा यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में अनुच्छेद 263 में बताया गया है और इसका गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना पहली बार कब की गई? 1990 में। इसका कार्य अगर आप आएंगे तो केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना या केंद्र और राज्य के मध्य जो है मित्रतापूर्ण जो है रिलेशन को क्या करना, डेवलप करना, किसी प्रकार के विवाद को कम करने का क्या करना, प्रयास करना। तो इस प्रकार यह अंतर्राज्यीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यह एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके अलावा सिलेबस में मैंने, अगर आप संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे तो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत हम लोगों ने सिलेबस में देखा था किसके बारे में, हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे निर्वाचन आयोग, तो इलेक्शन कमीशन हम लोगों ने पढ़ लिया। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अंतर्राज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन, यह भी टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। उसके अलावा महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, इसको भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, पहले कर लिया है। तो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत मोटा हम लोगों ने संस्थाओं के बारे में क्या कर लिया, बात कर लिया है। बाकी उसके अलावा जो आयोग हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, अल्पसंख्यक आयोग,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सारे आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग जो है गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या गैर संवैधानिक संस्था पे अगर आप आएंगे तो गैर संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? ऐसी संस्था, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो, भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो। तो जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो वैसी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होंगी? गैर संवैधानिक संस्थाएं। अगर इन संस्थाओं में आएंगे तो हम लोगों ने देखा था कि योजना आयोग हम लोग पढ़ेंगे, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हालांकि यह टॉपिक जो है सर इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग जो है छोटे छोटे स्तर पे क्या करेंगे, बात करेंगे। योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वीमेन कमीशन। ये सारी संस्थाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग योजना आयोग से क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अगर योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर आप आएंगे तो योजना आयोग की 1946 में, 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। तो 1946 में केसी नियोगी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और इस समिति की अनुशंसा पर, इस समिति की अनुशंसा पर या सलाह पर, अनुशंसा या सलाह पर संसद के द्वारा विधि बनाकर या कानून बनाकर योजना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग से संबंधित हम लोग दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि योजना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। दो मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो 1946 में केसी नियोगी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। उस समिति के अनुशंसा पर संसद के द्वारा विधि या कानून बनाकर किसका गठन कर दिया गया? तो योजना आयोग का गठन कर दिया गया। अब हम लोग जो है योजना आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट बातों के बारे में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य।
तो महत्वपूर्ण तथ्य में अगर आप आएंगे तो सबसे पहला जो फैक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग का स्थापना पे अगर आप आएंगे तो इसका स्थापना कब किया गया? 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का क्या किया गया? गठन किया गया या इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था, एक सलाहकारी संस्था थी। एक सलाहकारी क्या थी? संस्था थी। एक सलाहकारी संस्था थी। एक सलाहकारी संस्था था। इस प्रकार नेक्स्ट अगर आप आएंगे, उसके अलावा यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। एक्चुअली ये क्या हो गया है, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 मार्च 1950। यह एक जो है सलाहकारी संस्था है। उसके अलावा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है या संविधानेतर संस्था है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ठीक। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा गया है बहुत बार। गुलजारी लाल नंदा क्या थे? गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हुए और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है इसके जो है अंतिम उपाध्यक्ष हुए। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। यह जो है किस कमेटी की अनुशंसा पर की गई? तो केसी नियोगी। 1946 में एक कमेटी केसी नियोगी बनाया गया था। केसी नियोगी कमेटी की अनुशंसा पर संसद के द्वारा कानून बनाकर 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक सलाहकारी संस्था थी। योजनाओं से संबंधित क्या करता था? सलाह देता था।
यह एक गैर संवैधानिक संस्था या संविधानत्तर संस्था जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। तो ये जो है इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस फैक्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ध्यान से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर बहुत पूछे जाते हैं। अब हम लोग योजना आयोग के कार्य के बारे में बात करेंगे। इसका कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, दूसरा पॉइंट संसाधनों की पहचान करना, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को कम करने के लिए आयोजन करना, विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए दुर्लभतम संसाधनों की पहचान करना और उनका अनुकूल प्रयोग करना। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये जो है सभी कार्य जो है योजना आयोग के द्वारा क्या किए जा रहे थे। सबसे बड़ा कार्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया, निर्माण किया गया। और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्या की जा चुकी हैं, बनाई जा चुकी हैं। तो अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करंट में पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है और न करंट में जो है योजना आयोग चल रहा है। तो इस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा अभी भी पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे कोट कर दे रहा हूँ। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा कोट कर दे रहा हूँ, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो भारत में अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान या जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो समय था वह था 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक इसका क्या था, टर्म था। उसके अलावा इसमें जो मॉडल था बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कौन मॉडल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान
या प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था उसे हम लोग हेरट-डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं, हेरट-डोमर मॉडल। तो हेरट-डोमर मॉडल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरट-डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसका समय 1951 से 1956 था। चूँकि फिनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से क्या होता है, 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या किया गया, हेरट-डोमर मॉडल पर आधारित इसको स्टार्ट किया गया। उसके अलावा इस योजना का जो केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु या किसके विकास पर फोकस किया गया, तो यह जो है कृषि के विकास पर, एग्रीकल्चर, कृषि के विकास पर क्या किया गया, फोकस किया गया। तो केंद्र बिंदु इसका क्या था, कृषि था, एग्रीकल्चर जो है केंद्र बिंदु था। तो इसको याद कैसे रखना है, याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच। उसके अलावा कौन सा मॉडल था, हेरट-डोमर मॉडल पर आधारित था। केंद्र बिंदु किस पे था, तो यह कृषि के विकास पर केंद्रित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका कार्यकाल 1956 से 1961, 1956 से 1961 में अगर आप आएंगे तो यह कौन से मॉडल पर आधारित था, यह मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या था, ये आधारित था। बेसिकली पीसी महालनोबिस जो है एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा जो मॉडल दिया गया उन्हीं के नाम पे पीसी महालनोबिस मॉडल रखा गया। इनके जन्म दिवस पर जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी बोला जाता है। इसको क्या करना है, आप में ध्यान को रखना है, पीसी महालनोबिस मॉडल। उसके अलावा जो इसका केंद्र बिंदु था विकास के लिए, तो केंद्र बिंदु उद्योगों के विकास पर क्या किया गया, बल दिया गया। सबसे पहला कृषि के विकास पर बल दिया गया था, दूसरा जो है किसके विकास पर बल दिया गया, इंडस्ट्री, उद्योगों के विकास पर क्या किया गया, बल दिया गया। ये दोनों 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। थर्ड 5 ईयर प्लान पे अगर आप आएंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो समय था 1961 से 1966, तो 1961 से 1966, 1961 से 1966 का जो समय था बहुत ही दर्दनाक समय था भारत के लिए। उस समय सिचुएशन भारत के लिए काफ़ी क्लिष्ट था। क्लिष्ट कैसा, उसी समय 1962 में जो है इंडिया चाइना वार होता है। उसके बाद 1966 में 1965 में आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान का वार होता है। चूँकि इंडिया चाइना के वार में 1962 में इंडिया का हार होता है और काफ़ी जनधन का हानि होता है। जनधन का हानि होने के कारण, हार होने के कारण भारत का मोटिवेशन लेवल बहुत ही नीचे चला गया। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, तो उस वार में जो है भारत को क्या होता है, विजय मिलता है, विजय प्राप्त होता है, जिससे उसका मोटिवेशन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान के दरमियान ये दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उसी समय अकाल भी घटा। तो ये सारी घटनाओं के कारण भारत इस स्थिति में नहीं था कि वह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना या फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू करने की स्थिति में वो नहीं था। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पहली बार 1966 से 1969 के बीच जो है 5 ईयर प्लान के क्षेत्र में योजना अवकाश रहा। क्या रहा, इसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं या हॉलीडेज प्लान के नाम से, प्लान हॉलीडेज के नाम से जानते हैं। प्लान हॉलीडेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं योजना अवकाश। तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 किस नाम से जाना जाता है, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इस समय किसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की गई। तो अगर आप आएंगे तो योजना अवकाश के समय जो है इस समय 3 वार्षिकी योजनाएं चलाई गई। 3 वार्षिकी योजनाएं चलाई गई। कितनी योजनाएं, 3 वार्षिकी योजनाएं 1966 से 67,
67 से 68 और 68 से 69, ये 3 वार्षिक योजनाएं क्या हुई, चली। और उस समय जो है ये 3 घटनाओं की वजह से भारत सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं था। और इसी समय भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया गया, चलाया गया। और हरित क्रांति के अंतर्गत बेसिकली गेहूं और चावल के क्षेत्र में जो है क्या होना था, आत्मनिर्भर होना था। तो इस आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जो है हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया। उसके बाद 1969 से 74 जो है 4th 5 ईयर प्लान चलाया गया, 4th 5 ईयर प्लान। और 4th 5 ईयर प्लान चलाया गया। और उसी समय 1971 में भारत में क्या हुआ, इमरजेंसी। 1971 में क्या हुआ, इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी इसलिए लगा कि उस समय अगर आप आएंगे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। किस संदर्भ में, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उस पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में जो है क्या किया गया, भारत पाकिस्तान का वार हुआ, युद्ध हुआ। और उस वार में जो है भारत में आपातकाल लगाया गया, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, बात किया था। तो इस समय उसके बाद अगर आप आएंगे तो 74 के बाद जो है फिर से जो है 1978 में क्या होता है, इलेक्शन होता है 77 में। और 77 में इलेक्शन के दरमियान जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। चूँकि हम लोगों ने बात किया था कि 1975 पे 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है क्या कर दिया गया था, इमरजेंसी लगा दिया गया था उन्हीं के समय में। तो उस समय जो है काफ़ी लोगों के राइट्स का क्या हुआ था, उल्लंघन हुआ था। तो इन सब चीज़ों का जो है परिणाम उनको 1977 के चुनाव में क्या हुआ, दिखाई दिया। तो 1969 से 1974 तक जो है 4th 5 ईयर प्लान। और उसके बाद अगर आप आएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 74 से लेके क्या था, 79 तक था। लेकिन जो है 1977 में इलेक्शन होता है और पुनः जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। और केंद्र स्तर पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। उस गैर कांग्रेसी का नाम होता है जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार जो है 1978 से 1980 तक बनती है। 1978 से 1980 के समय जो है अगर आप आएंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 वर्ष पहले रोक दिया जाता है। और 1978 से 1980 अनवरत योजना, रोलिंग प्लान चलाया जाता है। और रोलिंग प्लान बहुत पूछा गया है कि रोलिंग प्लान कौन से पार्टी सरकार के द्वारा लगाया गया, कौन चालू किया गया, तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब पंचवर्षीय योजनाओं में जो है ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत पूछा जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो चूंकि पंचवर्षीय योजना का टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स वाले सर का है, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा बेहतर तरीके से, तो वहाँ पे जो है सारे फैक्ट आपको आसानी से, लेकिन ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर नोट करके देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। तो 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर या इसको रिप्लेस करके एक नई संस्था आई, नीति आयोग। तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाकी जो है आपको सर जो है इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें जो है पढ़ा चुके होंगे या आगे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आइए थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसका गठन कब किया गया है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को समाप्त करके। तो आइए गठन के बारे में, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। उसके अलावा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो इसके पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी क्या होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन हुए, तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या हुए, इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। तो अभी तक यही अध्यक्ष हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्रथम से लेके अब तक जो है कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उसके अलावा नीति आयोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। अगर उपाध्यक्ष पे आएंगे तो उपाध्यक्ष में प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। उसके अलावा वर्तमान में अगर आप आएंगे तो वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार। तो वर्तमान में नीति आयोग के कौन उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार क्या हैं, जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। अगर नीति आयोग के कार्य के बारे में आप आएंगे तो कार्य के बारे में अगर आप आएंगे तो इसका कार्य जो है योजना आयोग जैसा ही है। सिर्फ जो है योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, तो पंचवर्षीय योजनाएं वर्तमान में क्या कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं। तो यह जो है दीर्घकालीन योजना बनाता है। दीर्घकालीन योजना तैयार करना, दीर्घकालीन में 15 वर्षीय योजना। और 15 वर्षीय योजना जब बनाएगा तो इस 15 वर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ लक्ष्य तय किए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, कुछ लक्ष्य तय किए जाएंगे। और वह लक्ष्य जो है 15 वर्षों के अंतर्गत क्या करना है, प्राप्त करना है।
तो इन 15 वर्षों को भी जो है छोटे छोटे जो है टर्म में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। जैसे 3 वर्षीय योजना, 3 वर्षीय योजना, 3 वर्षीय योजना, इस तरीके से छोटे छोटे अवधि में जो है यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है नीति आयोग जो है दीर्घकालीन योजना क्या करता है, तैयार करता है। उसके अलावा योजनाओं से संबंधित एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित समय समय पर भारत सरकार को सलाह देना, भारत सरकार को सलाह भी देना। तो यह जो है भारत सरकार को क्या देता है, सलाह भी इन सब मुद्दों पे समय समय पे देता रहता है कि शिक्षा के लिए क्या किया जाए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार को कैसे नए रोजगार का सृजन किया जाए। ये सारी बातें जो है नीति आयोग के द्वारा क्या की जाती हैं। तो जो कमियां थी, योजना आयोग की कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। बाकी अगर आप आएंगे तो अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया। तो ये सारे क्या हैं, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, सर आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में बृहद स्तर पे क्या करेंगे, बताएंगे। हालांकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन होते हैं उस आधार पे इसी में से आएगा, इससे बाहर आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। कल की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। और मानवाधिकार आयोग के बाद वीमेन कमीशन, महिला आयोग, महिला आयोग का भी टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। वीडियो को आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं तो वैसे क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। उस क्वेश्चन का सलूशन आपको टाइम रहते जो है अवेलेबल कराया जाएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद।